नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। यूपीएससी की परीक्षा को देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा माना जाता है, जिसमें बैठना और इसको पास करना हर किसी भारतीय का सबसे बड़ा सपना होता है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईआईएस जैसे बड़े प्रतिष्ठित अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा को पास करना होता है। वैसे तो यूपीएससी के माध्यम से बनने वाले अधिकारियों का अलग ही रसूख रहता है, लेकिन आईएएस और आईपीएस बनने का क्रेज अलग ही लेवल का रहता है। आपने अगर ग्रेजुएशन कर ली है या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और आपकी एज 21 साल से ज्यादा है, तो आप भी यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होकर अपने सपनों को पंख लगा सकते हैं। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की भारत में स्थापना अक्टूबर 1926 में हुई थी। इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1924 में ली आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के तहत की गई थी। लॉर्ड ली की अध्यक्षता में साल 1924 में रॉयल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की थी, जिसके बाद 1 अक्टूबर 1926 को सर बारकर की अध्यक्षता में पहले लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके बाद 1 अप्रैल 1937 को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। आजादी के बाद ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग बन गया। 1950 में भारत के गणतंत्र होने के बाद इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा मिल गया। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और इसका गठन संविधान के अनुच्छेद के आधार पर किया गया है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक मेंशन किया गया है। यूपीएससी का हेड ऑफिस धौलपुर हाउस में है, जहां पर आपको बता दें कि ये शाहजहां रोड पर नई दिल्ली में स्थित है। बात करें अगर सिविल सेवा की, तो सिविल सेवा का पहली बार आयोजन 1855 में लंदन में किया गया था। सिविल सेवा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर आपको बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। इन्होंने ये परीक्षा 1864 में पास की थी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में ये परीक्षा पास की। उस समय इस परीक्षा का डिजाइन ऐसा था कि इसमें ज्यादातर यूरोपीय लोग ही सफल हो पाते थे। भारत में ये परीक्षा पहली बार 1922 में आयोजित हुई और तब इसका नाम सिविल सर्विस परीक्षा होता था, यानी सीएसई। बाद में इसे यूपीएससी कहा जाने लगा। भारत की पहली महिला आईएएस अन्नम राजा मल्होत्रा थी और वो 1951 में आईएएस अधिकारी बनी। 27 साल की उम्र में पहले ही अटेम्प्ट में अन्ना राजम आईएएस बनी थी और इनका कैडर जो है वो मद्रास का था। राजा मल्होत्रा केंद्र सरकार में सचिव के पद को संभालने वाली पहली महिला भी थी। और इस परीक्षा में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था 2011 में, जब यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में सी सेट को शामिल किया। सी सेट यानी कॉमन सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को शामिल करने से 400 अंकों का जनरल स्टडीज और 200 अंकों का सी सेट, इसको लेकर विवाद भी काफी हुआ। इसको शामिल करने का हिंदी माध्यम के छात्रों ने काफी विरोध भी किया था। हिंदी मीडियम के छात्रों को इससे बहुत नुकसान हो रहा था और इन छात्रों का कहना था कि इससे मैनेजमेंट और टेक्निकल स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा। वैसे भी यूपीएससी में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के परीक्षार्थी ज्यादा सफल होते हैं। 2019 में सिविल सेवा में कुल 922 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिनमें से 63.12% छात्र इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, तो वहीं 24.18% ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से थे। वैसे 1989 तक यूपीएससी का माध्यम अंग्रेजी ही था, लेकिन आंदोलन के बाद अन्य भाषाओं में भी इसको जगह मिल गई और 2008 से मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी और हिंदी दोनों के प्रश्न पत्रों को अनिवार्य कर दिया गया। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये 21 से 32 साल है, वहीं ओबीसी के लिए 21 से 35 साल और पीडब्ल्यूडी के लिए 21 से 42 साल, वहीं एससी और एसटी के लिए उम्र सीमा 21 से 37 साल है। आपको बता दें और बात करें इसके अटेम्प्ट की, तो सामान्य श्रेणी के परीक्षार्थियों को कुल 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के परीक्षार्थियों को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है। वहीं भूतपूर्व सैनिक बेंचमार्क विकलांगता ईडब्ल्यूएस विकलांग रक्षा सेवा कर्मियों की बात करें तो 42 साल से लेकर की उम्र तक ये लोग 9 अटेम्प्ट जो है वो कर सकते हैं। और इस पर पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शरद गुप्ता जी। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपको बता दें कि ये इंडियन मास्टरमाइंड के एडिटर भी हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सालों में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ बदलाव जो हैं वो अब तक आपने देखे हैं? जैसे अभी आपने बात की, सी सेट एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में जो रीजनिंग का एक टेस्ट होता था, उसमें 80 क्वेश्चंस होते थे और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। चूँकि अधिकतर वो इसमें सवाल पूछे जाते थे जो क्लैट में या कैट में पूछे जाते हैं और जिनको अधिकतर इंजीनियर्स ही उसको सॉल्व कर पाते हैं।
तो उसकी वजह से बहुत से अधिकतर इंजीनियर्स ही आईएएस में सेलेक्ट होने लग गए। इस परीक्षा में कई बार उनमें 200 में से 190 195 नंबर तक पाते थे, और इसीलिए अगर जनरल स्टडीज़ में वो 50-60 नंबर 70 नंबर पा रहे हैं तो उनको आसानी से सेलेक्ट हो जाते थे। इसीलिए आप देखिएगा तो 2011 के बाद से इंजीनियर्स का दबदबा बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन फिर 2015 में इसे कंपलसरी नहीं किया गया, इसको ये कर दिया गया कि इसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स ज़रूरी है। 33% मार्क आप मार्क्स ले लीजिए तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके नंबरों को मेरिट में नहीं जोड़ा जाने लगा, तो उसकी वजह से इंजीनियर्स का दबदबा कम तो हुआ, लेकिन अभी भी वो दबदबा कायम है। उसके कई दूसरे कारण हैं। एक बड़ा कारण है कि जो कई सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स है, जैसे सोशियोलॉजी है या फिलॉसफी है या इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब में बहुत हाई स्कोरिंग मार्क्स है। और माना जाता है इवन ज्योग्राफी, इनमें माना जाता है कि जो साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोग हैं वो इनको बहुत तेज़ी से प्रिपेयर कर पाते हैं। उन साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड जो है वो इसके लिए ज़रूरी है। और ख़ास तौर से अगर आप देखें तो प्रीलिम्स की परीक्षा जब ख़त्म होती है और मेंस की परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए मुश्किल से 4 महीने का 3.5-4 महीने का समय होता है। इतने कम समय में स्क्रैच से शुरू करके आप इतना तैयारी कर लें कि आप मेंस में क्वालिफाई कर जाएं। तो ये ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे जो खुद भी सालों साल ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं, सालों साल फिलॉसफी पढ़ रहे होते हैं, सालों साल सोशियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, वो इतना अच्छा नहीं कर पाते जितना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग 4 महीने में तैयारी करके दे देते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है कि इंजीनियर्स बहुत हद तक अभी भी सफल हैं। जी, तो जैसा बता रहे हैं कि इंजीनियर्स जो हैं वो ज़्यादा हद तक इसमें सफल जो है वो देखे जा रहे हैं। लेकिन शरद जी, जो अभी बदलाव आपने बताया, बदलाव की बात की, तो उस बदलाव के हिसाब से क्या आपको लगता है कि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं या फिर SC ST या फिर जो बाकी वर्ग के जो छात्र हैं उनको फेयर चांस जो है वो मिल पाता है इसमें? 1989 के बाद से जब इसमें अंग्रेज़ी के अलावा दूसरी भाषाएं भी शुरू हुई, तो उसके बाद मुझे लगता है कि किसी हद तक दूसरी भाषाओं का भी इसमें उतना ही रोल है जितना अंग्रेज़ी का। लेकिन ये ज़रूर है कि बहुतायत अंग्रेज़ी माध्यम के लोगों की है, तो इसलिए हिंदी माध्यम के शिक्षक कम होते हैं जो कॉपी जांचते हैं, और कॉपी चेकिंग की इसमें एक बड़ी भूमिका है। चूँकि जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव है और वो उसमें भी इंटरप्रिटेटिव होता है। वो सीधा सीधा सवाल नहीं पूछते, वो ये नहीं पूछेंगे कि कार्बन का तालिका में क्या क्रमांक है, वो घुमा के पूछते हैं। इतना घुमा के पूछा जाता है कि कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है। और इतने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं एक ही सवाल के। उन्होंने कहा कि इसके 4 ऑप्शंस हैं, अब इसमें ये बताइए ए बी सही है, BC सही है, CD सही है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है उसमें। तो इसलिए वो कंफ्यूज करने वाले सवाल ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसे बहुत कठिन परीक्षा मानता है। लेकिन दूसरी तरफ जो मेंस है वो सब्जेक्टिव है, उसमें लॉन्ग फॉर्म आपको 250-300 शब्द के का उत्तर लिखना होता है, और इतने ढेर सारे होते हैं, तो एक इतना प्रेशर होता है, समय कम है, लिखना ज़्यादा है। तो एक समय के बाद परीक्षार्थी वही लिखते हैं जो उनके मन में होता है। वो सब जानते हैं कि इस सवाल का ये सवाल घुमा के पूछा गया है, इसका ये जवाब होना चाहिए, लेकिन समय का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो लिख पाते हैं। जो इसीलिए कहते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में आपकी अपनी प्रतिभा से ज़्यादा आपका व्यक्तित्व झलकता है। तो इसीलिए इसको व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा है बजाय आपके ज्ञान के बारे में। बिल्कुल, इसीलिए इसको थोड़ा कठिन भी बनाया गया है ताकि आसानी से अगर कोई क्लियर कर लेगा तो जाहिर सी बात है वो बहुत आसान हो जाएगा सबके लिए इसको क्लियर करना। साथ ही शरद जी, ये जानना चाहेंगे कि हर साल की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि कितने IAS IPS ऑफिसर्स जो हैं वो UPSC के माध्यम से क्लियर कर पाते हैं? वैसे तो हर साल संख्या बदलती रहती है, जैसी ज़रूरत होती है उतनी वैकेंसीज एडवर्टाइज़ की जाती हैं। अगर पिछली बार की बात करें तो 180 IAS और 200 IPS, बाकी और सेवाएं भी थी, तो कुल मिला के 724 वैकेंसीज थी जितने लोगों का चयन किया गया। लेकिन कुछ बदलाव इधर ये भी किए गए हैं कि जो सेंट्रल सर्विसेज थी, एक तो होती हैं IAS और IPS जो जिनको केंद्रीयकृत माना जाता है, जिनका पूरा राज्यों के पास उनका कंट्रोल होता है। चयन करता है UPSC, लेकिन चयन करने के बाद उनको राज्यों के हवाले कर दिया जाता है। तो IAS, IPS और IFS, ये मतलब फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 सेवाएं ऐसी हैं जिनका चयन करने के बाद इनको राज्यों के हवाले कर दिया जाता है। तो जो मुख्यमंत्री हैं या जो भी मंत्री हैं
उनके अधीन होते हैं। लेकिन दूसरी सेवाएं जितनी भी हैं, चाहे वो IRS है, चाहे पोस्टल सर्विसेज है, ऑडिट सर्विसेज हैं, ये सारे के सारे केंद्रीकृत होते हैं। इनको केंद्र सरकार नियंत्रित करती है, इन पे राज्य सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो एक फ़र्क तो ये है। दूसरी चीज़, अभी पिछले साल जितने भी रेलवे से रिलेटेड जितनी सेवाएं थी उनको उन्होंने हटा के एक सेवा इस साल बना दी है। तो 150 पद इस साल सृजित हुए हैं, वो IRMS के नाम से, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। और पिछले साल जो 724 मैंने बताई, इस साल 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। और यही नहीं, UPSC ने अभी विज्ञापन जारी किया है, अगले साल भी 1000 से अधिक वैकेंसीज़ उन्होंने विज्ञापित की है। शरद जी, इतने समय से आप जिस तरह से ये सारा ट्रेंड देखते आए हैं, उसको देखकर आप क्या बोलेंगे कि क्या अभी कुछ और बदलाव किए जाने की ज़रूरत है जिससे कि इस परीक्षा को और ज़्यादा बेटर बनाया जा सके? देखिए, IAS और IPS दोनों में किसी हद तक प्रशासनिक क्षमता परखी जाती है। और मुझे लगता है कि इस परीक्षा में और इसकी ट्रेनिंग में अभी प्रशासनिक क्षमता, आप क्या होता है, प्रीलिम्स में ज्ञान देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ज्ञान देखते हैं, मेंस में आप किसी भी व्यक्ति का और गहरा ज्ञान देखते हैं, चूँकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। और आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी देखी जाती है, लेकिन इंटीग्रिटी किसी की नहीं देखी जाती। तो अभी कहीं ना कहीं इस प्रशासनिक क्षमता के साथ मॉरल और एथिक्स का पेपर ज़रूर होता है, लेकिन चूंकि इधर इतना ज़्यादा देखा गया है कि अधिकतर कभी कोई IAS, कभी कोई IPS जांच के घेरे में आते हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके पास से पकड़ी जा रही है, तरह तरह के मिसडेमिनर्स हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनमें मॉरलिटी और एथिक्स, इंटीग्रिटी, इन सबको और परखे जाने की ज़रूरत है कि किसी तरीके से जब वो सेवा में आए तो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें अपने मॉरल्स के साथ। जी बिल्कुल। शरद जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक की UPSC की जो जर्नी है उसको आप खुद किस तरह से एनालाइज करते हैं? जहाँ से शुरू हुई थी तब ये था कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि प्रशासन पे पूरे भारतवर्ष में उनका कब्जा रहे। जो भी राज्य हैं सब पे IAS अधिकारी अधिकतर ब्रिटिश होते थे, और वो राज्य सरकार जो कहलाती थी, मतलब ब्रिटिश राज की सरकार, उसके प्रति उत्तरदायी होते थे और राजा के प्रतिनिधि माने जाते थे देश में। लेकिन जब भारतीय सरकार आ गई आज़ादी के बाद, तो मुझे लगता है इन सेवाओं के स्वरूप में कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है। अब इनको उतना केंद्रीयकृत होने की ज़रूरत नहीं है, इनको मानवीकृत होने की ज़्यादा ज़रूरत है। इनका उत्तरदायित्व तो जनता के प्रति अधिक होना चाहिए बजाय कि सरकार के। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद गुप्ता जी आपका हमारे साथ बातचीत के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जैसा शरद गुप्ता जी ने बताया कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, उनको अगर उसमें बदलाव किया जाए, जैसे कि मोरालिटी, इंटीग्रिटी, इन सब चीज़ों को शामिल किया जाए तो चीज़ें और बेटर हो सकती हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि 1000 से ऊपर वैकेंसी इस साल निकल रही हैं और अगले साल भी UPSC की तरफ से ये घोषणा हुई है कि इतनी वैकेंसी निकलेंगे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं अप्लाई करेंगे और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि भारत का नाम जो है वो रोशन करें और इस परीक्षा को पास कर सकें। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। ये खबर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ इसे बांटिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार।